वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में हम बिहार जैसे इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी दोस्तों 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको पता है कि हिंदी आपका जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसलिए इधर बीच हम आपको हिंदी का वीडियो लगातार दे रहे हैं, जिससे आप हिंदी पर जो है अच्छी से तैयारी कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो है रेगुलर वीडियो मिलती रहती है। तो आइए देखते हैं कि आप 50 में से कितने प्रश्न नहीं करते हैं। अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, कौन सही सुमेलित है। देखिए इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइएगा, पीडीएफ फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित है। तो देखिए पहला है कि अनुरक्ति विरक्ति। देखिए अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। असमय कुसमय एक ही शब्द है। अवसर सुअवसर एक ही शब्द है। दीर्घायु और चिरायु का एक ही मतलब निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले में विलोम दिया है, बाकी में सभी में समानार्थी शब्द जो है दिया हुआ है। तो हमारा सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो देखिए अनुप्रास, श्लेष और यमक तीनों शब्दालंकार है, जबकि उपमा अलंकार शब्दालंकार नहीं बल्कि अर्थालंकार है। तो अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब सही होगा, आपने बिल्कुल डी ही चुना होगा। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जो है भिन्न है। ऑप्शन जो है तीन, देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक भिन्न है। तो देखिए उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार, ये तीनों क्या है, अर्थालंकार हैं, जबकि वक्रोक्ति है शब्दालंकार। तो हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार जो है इन तीनों से भिन्न है। तो सी प्रश्न जो है इस ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भिन्न है। तो इसमें भी आपको पहचानना कि भिन्न यानी कि अलग कौन सा है। तो देखिए यमक, श्लेष और वक्रोक्ति ये तीनों शब्दालंकार है, जबकि दृष्टांत अर्थालंकार है। तो इस प्रश्न में जो दृष्टांत है ये हमारा अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरवय। देखिए जो बरवय है यह एक मात्रिक छंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है। 56 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर सी मंदाक्रांता। देखिए जो मंदाक्रांता है यह एक वार्णिक छंद है। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। देखिए हमने आपको सभी रसों के जो स्थायी भाव है बार बार रिपीट करवाएं, याद करवाए हैं, क्योंकि एग्जाम 12 पूछे जाते हैं, तो आपको सभी रसों के स्थायी भाव याद होने चाहिए। अब बात करें यहाँ पर शांत रस की। तो देखिए शांत रस का स्थायी भाव जो है निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो ये भी याद रखना है, करुण रस का शोक होता है। और अद्भुत रस का होता है विस्मय। अगला प्रश्न 58 नंबर, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। आपको पहचानना है कि अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अनुराग जो है वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। किसका, अनुराग वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ये तीनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 59 नंबर, संकर का सही संधि विच्छेद क्या है। संकर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए जब हम संकर का संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा आता है सम प्लस कर, क्या होगा, समकर। देखिए यहाँ पर हमारा संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समकर। समकर जो है संकर का सही संधि विच्छेद होगा, और यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए जब हम व्यर्थ का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा आएगा वी प्लस अर्थ। क्या होगा, वी प्लस अर्थ यानी कि व्यर्थ। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वी प्लस अर्थ जो है व्यर्थ का सही संधि विच्छेद होगा। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया जो है भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है। तो देखिए किस वाक्य में जो क्रिया है वो भक्षण करने के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो देखिए
वह हराम का पैसा खाता है, इसमें खाने की बात नहीं हो रही है। वह जूते खाता है, इसमें भी खाने की बात नहीं हो रही है। वह कसम खाता है, इसमें भी खाने की बात नहीं हो रही। लेकिन वह आम खाता है, तो यहाँ पर आम खाने यानी कि भक्षण करने की बात ही हो रही है। तो जो क्रिया है इसमें आम जो खाता है, इसमें खाना क्या है, भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या। देखिए मुहावरा दिया हुआ है, तू डाल डाल मैं पात पात। सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यानी कि एक शेर दूसरा सवा शेर, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। देखिए आपको शब्द देखते ही उसका समास का विग्रह करना है। अकाल पीड़ित अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अकाल से पीड़ित, इसका क्या होगा विग्रह, अकाल से पीड़ित। अब यहाँ पर से आया, आप समझ जाइए कि यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो से है वह कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो आपको समास देखते उसका तुरंत विग्रह करना है। तो अकाल से पीड़ित में हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए जब हम अन्वेषण का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अनु प्लस एषण, क्या होगा, अनु प्लस एषण। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से प्रश्न को देखें और प्रयास करें कि आप 50 में से कम 40 से अधिक प्रश्न सही करें, क्योंकि आपको हिंदी में, देखिए हिंदी में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदी में क्वालिफाई करने के लिए आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। इसलिए आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको हिंदी में जो है कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न है 65 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो देखने में तो यौगिक लगते हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ होता है, याद रखना होगा। योगरूढ़ वे होते हैं जो देखने में यौगिक लगते हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए चक्रपाणी है, यह हमारा योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। देखिए यह यौगिक है क्योंकि चक्र और पाणी दो शब्दों से बना हुआ है, लेकिन ये रूढ़ क्यों है, इसका अर्थ रूढ़ है। देखिए चक्रपाणी का अर्थ होता है भगवान विष्णु, यानी कि चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु हैं। तो चक्रपाणी का जो अर्थ है वो रूढ़ है, इसलिए हमारा ये योग रूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, गोधूम का तद्भव क्या होगा। देखिए गोधूम एक तत्सम शब्द है और गोधूम का तद्भव होता है गेहूँ, गेहूँ क्या होगा इसका तद्भव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग क्या, सही विच्छेद क्या होगा। देखिए जो तल्लीन है इसमें जो सही हमारा संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन, क्या होगा, तत् प्लस लीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तल्लीन में तत् प्लस लीन और यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि होगा, क्या होगा, व्यंजन संधि, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 68 नंबर 68वां प्रश्न, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। देखिए शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, महादेव है, पशुपति है, शंकर है, लेकिन चक्रपाणी जो है वह शिव का अर्थ नहीं है। चक्रपाणी मतलब होता है विष्णु, चक्र को धारण करने वाले, चक्र को हाथ में धारण करने वाले कौन है, भगवान विष्णु। तो जो चक्रपाणी है यह शिव का अर्थ नहीं है बल्कि भगवान विष्णु का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर 69 नंबर, कारक के कितने भेद होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में संबंध काकी रे रारी रे, अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे फो रे। इस प्रकार से आपके 8 कारक होते हैं और इसी फ्लो में आपको 8 कारक के जो शब्द हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं वो आपको याद रखना होगा। इससे आपको तत्पुरुष समास में भी सहायता मिलेगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया तो आपका जवाब करेक्ट है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति के रचनाकार कौन है। देखिए केशव कहीं न जाए का कहिए जो है, इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास ने आचार्य केशवदास के बारे में कहते हुए लिखा है, केशव कहीं न जाए का कहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। देखिए केशवदास को वीर रस का एक बहुत ही अच्छा कवि माना जाता है, तो उनके नाम आपको याद रखना होगा। देखिए केशवदास, आपको इनका नाम आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना होगा। इन्होंने रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की भी रचना की है। केशवदास ने रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की है। अगला प्रश्न, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो देखिए जो सूरदास है वो प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का जो है एक पात्र है प्रेमचंद जी के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रंगभूमि। अगला प्रश्न है देखिए, निर्देश क्या दिया है 72 से 74 तक,
दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा करनी, यानी कि हमें उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा जो है खाली स्थान की पूर्ति करनी। देखिए 72वां प्रश्न क्या है, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है। देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक शब्द है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि जो है किसका, पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है। देखिए आध्यात्मिक का हमारा विलोम होता है भौतिक, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भौतिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर है, स्वच्छ जल के अभाव में। देखिए यहाँ पर स्वच्छ है, यहाँ पर जो है हाईलाइट है, स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल से ही प्यास बुझानी पड़ती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वच्छ का दूषित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर भारत में क्या प्राप्त की। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपने चुना है, तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, यथार्थ किस समास का उदाहरण है। देखिए यथा जो है एक प्रकार का हमारा उपसर्ग है, और उपसर्ग आपको जहाँ मिले वहाँ समझ जाइए कि वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास। जैसे कि प्रति आपको मिल जाए प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रति उपकार, उसी प्रकार यथा है तो हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, यथार्थ में अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए मुंह तोड़ में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अगर आपने ए चुना है तत्पुरुष समास, मुंह को तोड़ने वाला मुंह तोड़ मतलब तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए जहाँ पर आपको योजक चिन्ह मिले, इसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं, तो पाप पुण्य का अगर हम विग्रह करेंगे तो आएगा पाप और पुण्य, और जहाँ पर ओक और का लोप होता है वहाँ हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे कि पाप और पुण्य, सुख और दुख, राजा और प्रजा, दिन और रात, पिता और पुत्र, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो सभी हमारे द्वंद्व समास होते हैं। इसमें प्रथम पद और जो है पहला पद और दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, दिगंबर में कौन सा समास है। तो देखिए दिगंबर का हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिगंबर दिशाएं ही जिसके वस्त्र है, इसमें हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसमें नहीं प्रथम पद प्रधान होता है, नहीं उत्तर पद प्रधान होता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तो देखिए दिगंबर मतलब दिशाएं जिनके वस्त्र हो, हम उसे दिगंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर भी बहुब्रीहि समास जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों प्रश्नों में आपको पहचानना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है सही है। तो देखिए व्यवहारिक का सही हमारा आंसर क्या होगा, देखिए व्यवहारिक का सही वर्तनी हमारा होगा व्यावहारिक। क्या होता है, व्यावहारिक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में देखिए हमें वर्तनी सही करना है। पहला उज्ज्वल बिल्कुल गलत लिखा है, दूसरा उज्ज्वल बिल्कुल गलत लिखा है, तीसरा उज्ज्वल गलत लिखा है। देखिए उज्ज्वल जो है बार बार एग्जाम पूछा जाता है, और सही हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर डी जो है उज्ज्वल का बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से सही हमारा होगा, तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उपर्युक्त है, 81 नंबर प्रश्न में उपर्युक्त गलत लिखा है। उपर्युक्त ये भी देखिए हमारा 81 नंबर जो प्रश्न है उपर्युक्त भी गलत होगा और उपर्युक्त भी गलत होगा। सही होता है उपरोक्त। सही क्या होता है, उपरोक्त जो है वर्तनी की दृष्टि से सही माना जाता है, तो आपको बी ही सही आंसर मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर, घी के दिए जलाना, इसका क्या क्या अर्थ होता है। तो देखिए घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। आप सभी को पता है, ये आसान प्रश्न है। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सिर चढ़ाना क्या अर्थ होता है मुहावरे का। सिर चढ़ाना का अर्थ होता है बहुत अधिक आज़ादी दे देना। क्या होता है, बहुत आज़ादी देना मतलब सिर चढ़ाना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आम के आम गुठलियों के दाम जो मुहावरे का अर्थ है जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, क्या हो, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, उसे हम कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न क्या है, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए जो हरिगीतिका छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है कलम का सिपाही। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो मुंशी प्रेमचंद को जो है कलम का सिपाही के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है,
निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो देखिए निष्फल का अगर हम जब समास विग्रह करते हैं, देखिए संधि का विच्छेद करते हैं तो हमारा क्या आता है? निह प्लस फल। क्या होता है? निह प्लस फल निष्फल। हमारा इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी जो है विसर्ग संधि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए जो ऊ हमारा है, ऊ का उच्चारण स्थान हमारा होता है कंठ। कंठ, क खरे क वर्ग और ऊ, क ख ग घ और ऊ जो है इनका उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाशदीप किसकी रचना है? देखिए आकाशदीप जो है यह जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। आकाशदीप, कंकाल, तितली, इरावती जो है ये सब इनकी रचना है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागे, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक है। इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंधायुग किस प्रकार की रचना है? अंधायुग किस प्रकार की रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधायुग जो है एक प्रकार का काव्य नाटक है। ऑप्शन नंबर सी काव्य नाटक करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, कोणार्क नाटक के लेखक कौन हैं? कोणार्क नाटक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है जगदीश चंद्र माथुर, तो देखिए जो कोणार्क नाटक है इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो देखिए जो अनामिका है यह सुमित्रा नंदन पंत का एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न, यदि ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर आए तो इनके स्थान में क्रमशः अ औ आय आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो देखिए यदि ए ओ ए औ के बाद अ औ आय आव आता है तो यह हमारा यड़ स्वर संधि हो जाता है। क्या हो जाता है? यड़ संधि हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यड़ स्वर संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए आपको पहचाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। देखिए सूची मतलब पवित्र होता है, सुमेलित है। सर मतलब सरोवर होता है और सर्ग मतलब अध्याय होता है, किंतु सवर्ण का अर्थ सोना नहीं होता है। सवर्ण का अर्थ सोना नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सुमेलित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? यानी कि किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य शत्रु होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंह में राम बगल में छुरी जो है अदृश्य शत्रु के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? मुख में राम बगल में छुरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए गिराना, उठाना, इस प्रकार जो सभी क्रियाएं होती हैं इन्हें हम प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। क्या होता है? गिराना, उठाना, पढ़ाना, लिखाना, ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए सुबह है, दोपहर और सांझ जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो दिन है यह स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए ये भी हमें जरूर बताइएगा। देखिए इसकी जो PDF फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप जब डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ेंगे तो वहाँ से आपको जो है रेगुलर PDF मिल जाया करेगी, तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिलती है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर किया करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो मिलती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।